अश्विक आरोही को लेकर छत पर आ गया और उसका हाथ छोड़ दिया। आरोही ने एक नज़र अश्विक को देखा, फिर वहां से जाने लगी। तभी अश्विक की आवाज़ से उसके कदम रुक गए। अश्विक, जान। आरोही ने यह सुनकर अपनी आंखें बंद कर लीं। वही जानती थी कि अश्विक का उसे जान कहना उसे कितना सुकून दे रहा था। वो ऐसे ही खड़ी रही, अश्विक की तरफ नहीं मुड़ी। अश्विक चलकर उसके पास आया और आरोही को उसके कंधों से पकड़ अपनी तरफ घुमाया। उसने देखा कि आरोही ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। यह देखकर अश्विक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो आरोही के करीब आया और उसके कान में कहा, जान, अपनी आंखें खोलो ना। अश्विक के इतना पास होने से आरोही की धड़कन तेज रफ्तार में दौड़ रही थी। अश्विक के कहने के बाद भी आरोही ने अपनी आंखें नहीं खोली तो अश्विक ने आरोही की ठोड़ी को पकड़कर कहा, जान प्लीज अपनी आंखें खोलो ना। न जाने क्या था अश्विक की बात में कि आरोही ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें अश्विक की आंखों से टकरा गईं। अश्विक ने आगे बढ़कर आरोही का माथा चूम लिया, जिससे आरोही की आंखें बंद हो गईं और वो इस एहसास को महसूस करने लगी। अश्विक दूर हुआ। आरोही ने अपनी आंखें खोली, देखा तो सामने अश्विक नहीं था। उसने नीचे देखा तो अश्विक अपने कान पकड़कर घुटनों पर बैठा था। आरोही उसे ऐसे देखे तो उसके दिल में दर्द होने लगा। उसकी आंखें नम हो गईं और वो तुरंत घूम गई। अश्विक ने आरोही का हाथ पकड़ा और उसे वापस अपनी तरफ घुमाया और एक कान पकड़कर बोला, सॉरी जान, माफ़ कर दो ना। मुझे तुम्हारे ऊपर इस तरह गुस्सा नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ अब और मत तड़पाओ मुझे। तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज़ माफ़ कर दो। एक बार तो अश्विक की बात सुनकर आरोही ने उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ाए, पर तभी उसके हाथ रुक गए और उसने अपना मुंह फेर लिया। अश्विक खड़ा हुआ और उसने आरोही का चेहरा अपने हाथों में लेकर अपने सामने किया और कहा, क्या हुआ, कुछ बोलो। देखो, अब तो मैंने माफ़ी भी मांग ली। प्लीज़ माफ़ कर दो। आरोही ने उसके हाथों को हटाया और कहा, सर काफ़ी लेट हो चुके हैं, हमें हमें लगता है आपको आराम करना चाहिए। अश्विक, नहीं, पहले तुम बोलो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। आरोही, सर प्लीज़ आप। अश्विक, हाँ या ना। आरोही, सर देखिए। अश्विक, आरोही, हाँ या ना। आरोही ने एक गहरी सांस ली और दूसरी तरफ घूम गई, फिर कहा, नहीं। आरोही के जवाब से अब अश्विक को गुस्सा आने लगा था, पर उसने किसी तरह खुद को कंट्रोल किया और आरोही की बाजू पकड़ उसे अपनी तरफ घुमाया और कहा, मैं पूछ सकता हूँ क्यों। आरोही, क्योंकि हम आपको माफ़ नहीं कर सकते। अश्विक गुस्से में आरोही की बाजू पर दबाव बनाते हुए, क्यों, क्यों माफ़ नहीं कर सकती तुम मुझे। माना कि मैंने गलती की है, गुस्से में मैंने तुमसे बहुत कुछ कहा है जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, पर मैंने उसके लिए तुमसे माफ़ी भी तो मांगी है ना, और मांग रहा हूँ। फिर क्यों तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती, बताओ। आरोही उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाते हुए, सर प्लीज छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है। अश्विक, तुम्हें अपना दर्द दिख रहा है, पर यहाँ जो मुझे दर्द हो रहा है वो नहीं दिख रहा। अरे तड़प रहा हूँ तुम्हारे बिना, नहीं जी सकता मैं इस तरह। तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो, मेरी तरफ देख भी नहीं रही हो। मुझसे नहीं सहन होती तुम्हारी ये बेरुखी। मैं तुमसे माफ़ी मांग तो चुका हूँ, और क्या करूँ बताओ। जो तुम कहोगी ना वही करूँगा मैं। बस तुम मुझसे बात करो। मुझे माफ़ कर दो, पर प्लीज़ जान, इस तरह मत तड़पाओ। आरोही से अश्विक की हालत देखी नहीं जा रही थी। उसकी आंखें नम हो चुकी थीं। उसने अश्विक से कहा, अगर आपने हमारे ऊपर सिर्फ गुस्सा किया होता तो हम आपसे कुछ नहीं कहते सर, पर आपने हमारे प्यार पर शक किया, हमारे चरित्र पर उंगली उठाई, हमारी और हर्ष की दोस्ती पर उंगली उठाई। आपने हमारे ऊपर विश्वास नहीं किया। आपने ये नहीं सोचा कि अगर हमें आपको धोखा ही देना होता, या अगर हमारा हर्ष के साथ ऐसा कुछ होता, तो हम आपको कभी अपने दिल की ही नहीं बताते। हर लड़की का सपना होता है कि कोई लड़का उसे घुटनों पर बैठकर उसे अपने दिल की बात कहे। हमारा भी था, पर हमने आपको बहुत दुख दिया था अपने दिल की बात छुपाकर। इसलिए हमें लगा कि हम आपको सरप्राइज देंगे और अपने दिल की बात आपके आगे से बताएंगे, ताकि आपने जितने भी दुख हमारी वजह से सहे वो सभी दूर हो जाएं। इसलिए अपनी इच्छा को किनारे करके हमने आगे से आपसे अपने दिल की बात कही। हम ही जानते हैं हम कितना डर रहे थे उस दिन, कैसे हमने हिम्मत करके आपसे वो सब कहा था। पर आपने क्या किया, एक झटके में हमारे प्यार पर उंगली उठाकर उसे चकनाचूर कर दिया। एक बार भी एक बार भी आपने नहीं सोचा कि अगर हमें ऐसा ही करना होता, धोखा ही देना होता आपको, तो हम क्यों आपसे वो सब कहते। क्या आपको इतना भी विश्वास नहीं था हमारे ऊपर कि अगर हम कुछ कह रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसके पीछे कोई वजह होगी।
आपने उस वजह को जानने के बजाय हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए, हमारे प्यार को झूठा कह दिया। हमें पता था कि आप हमारे ऊपर गुस्सा करेंगे, पर हमें यकीन था कि हम आपको संभाल लेंगे और अगर आप नहीं संभले तो हम आपको बता देंगे। पर आपने हमारे विश्वास और यकीन को तोड़कर रख दिया। क्या आपको हमारे ऊपर अभी तक विश्वास नहीं हुआ कि हम सिर्फ आपसे प्यार करते हैं और किसी से नहीं, और कोई हमारी ज़िंदगी में नहीं आ सकता? क्या इतना सा भी यकीन नहीं है आपको हमारे ऊपर? क्या आप हमें अभी तक समझ ही नहीं पाए कि हम कैसी लड़की हैं? कहते हुए आरोही रोते हुए घुटनों पर बैठ गई और अपना मुंह अपने हाथों में छुपाकर रोने लगी। असिक तो आरोही की बात सुनकर अपनी जगह जमसा गया। क्या गलत कहा आरोही ने? उसे थोड़ा तो उसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए था, जानना चाहिए था कि आखिर क्या वजह है जो आरोही ऐसा कह रही है। बिना वजह उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, उसके प्यार पर उंगली नहीं उठानी चाहिए थी, उसके चरित्र पर उंगली नहीं उठानी चाहिए थी। उसने प्यार तो कर लिया पर आरोही पर विश्वास नहीं कर पाया। थोड़ी देर बाद आरोही ने अपने आंसू पोंछे और खड़ी हुई। फिर अस्वी की तरफ देखकर कहा, हम आपसे शादी कर रहे हैं क्योंकि ये फैसला हमारे बड़ों ने लिया है। पहले हम बहुत खुश थे ये जानकर कि हमारी शादी आपसे हो रही है, पर उस दिन जब आपने हमसे वो सब कहा तो हम सोचने पर मजबूर हो गए कि हमें आपसे शादी करनी चाहिए या नहीं। बेशक हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और यही वजह है कि हम शादी के लिए चाह कर भी मना नहीं कर पाए। जिस रिश्ते में विश्वास ही ना हो वो आगे चलकर कैसे टिकेगा? हम शादी के लिए मना नहीं कर सकते, ना ही हम आपको माफ कर सकते हैं। जब तक आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं हो जाता तब तक हमारे और आपके बीच की ये दूरी कभी खत्म नहीं होगी। कहते हुए आरोही अपने आंसू पोंछते हुए वहां से नीचे चली गई। आरोही की बात सुनकर अश्विक वहीं शौक से खड़ा रह गया। उसने तो सोचा ही नहीं था कि उसकी एक गलती उसकी शादी पर इतनी भारी पड़ेगी। अब उसे खुद के ऊपर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यों आरोही की बात नहीं सुनी, क्यों उसके ऊपर विश्वास नहीं किया, क्यों उसके ऊपर इतना गुस्सा किया कि वो उसे नहीं समझ पाया। अब उसे आरोही को मनाना और भी ज्यादा मुश्किल लग रहा था। वो वहीं खड़ा रेलिंग से टिककर आरोही के बारे में सोच रहा था। एक और रात अश्विक और आरोही की जुदाई में निकल गई। अगली सुबह आज चारों तरफ भागम भाग हो रही थी। आज शादी थी इसलिए सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कोई डेकोरेशन को देख रहा था तो कोई खाने का अरेंजमेंट देख रहा था, कोई पंडित जी से बात कर रहा था। आज कोई भी फ्री नहीं था। अपने रूम में बैठा अश्विक किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। देखने से लग रहा था जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। उसने फोन कट किया, फिर किसी को मैसेज करके नहाने बाथरूम में चला गया। बाथरूम में शावर के नीचे खड़े होकर वो रात की आरोही की कई बातों के बारे में सोच रहा था। उसे कल आरोही की बातों से बुरा लगा था, पर वो जानता था कि गलती उसकी ही है। कल आरोही की बातों से उसे समझ आया था उसने आरोही को कितना हर्ट किया था। उसने सोच लिया था कि वो आरोही को मनाकर रहेगा। इधर आरोही के रूम में आरोही भी उदास सी खिड़की के बाहर देख रही थी। उसने कल रात अश्विक से जो कुछ भी कहा था उससे आरोही भी दुखी थी। कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि उसने कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया। उसे पता था कि अश्विक दुखी होगा। तैयारियां जोरों शोरों पर थीं, पर दूर कहीं एक कमरे में बैठा आदमी अपनी एलसीडी पर सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा और नफरत दिख रही थी। उस एलसीडी की बगल में ही एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। वो आदमी उठकर उस तस्वीर के पास गया। वो तस्वीर अश्विक की थी। उस आदमी ने अपने हाथ में लिया गिलास उस तस्वीर पर फेंक कर फोड़ दिया और कहने लगा, जितना कुछ होना है हो ले, क्योंकि आज तेरी खुशियों को ग्रहण लगने वाला है और वो ग्रहण बनकर खुद मैं आऊंगा और तेरी खुशियां तेरी नाक के नीचे से तुझसे छीन कर ले जाऊंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। वो आदमी अभी खुद से बात कर ही रहा था कि तभी एक गार्ड उसके पास आया और उसने सिर झुकाकर कहा, बॉस मैडम आई हैं। आदमी ने अपना गुस्सा शांत किया और कहा, भेजो। गार्ड से रिलाकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद ही एक लड़की वहां आई जो बहुत गुस्से में लग रही थी। उसने पहले एलसीडी की तरफ देखा, फिर उस आदमी की तरफ देखकर कहा, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं उस लड़की को इस तरह खुश नहीं देख सकती। उसने मुझसे मेरा प्यार छीना है, मैं भी उससे उसका सब कुछ छीनना चाहती हूँ। आदमी उस लड़की के पास आया और उससे कहा, चिंता मत करो, आज तुम्हें तुम्हारी सारी खुशियां मिलेंगी और मेरा भी सपना पूरा होगा। आदमी की बात सुनकर उस लड़की के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई और दोनों ही डेविल स्माइल के साथ एलसीडी की तरफ देखने लगे।
उस आदमी ने अपने एक गार्ड को बुलाया और उस लड़की की तरफ देखकर कहा, तुम तैयार हो ना वहां जाने के लिए? लड़की, हाँ। आदमी, ठीक है, ध्यान से अपना काम करना, मैं वहां जल्दी ही पहुंच जाऊंगा। हमारे आदमी पहले से ही वहां है, वो तुम्हारी मदद कर देंगे अंदर जाने में। लड़की ने भी हाँ में गर्दन हिलाई, फिर उस आदमी के गले लगकर वो वहां से चली गई। धीरे धीरे शाम होती गई और सभी अपने कमरे में तैयार होने चले गए। माई और आरोही को ऊपर पार्लर वाली तैयार कर रही थी। तन्वी तैयार हो चुकी थी, वो भी उन्हें तैयार होने में मदद कर रही थी। प्रिया भी उन्हीं के पास बैठी हुई थी। इधर आरब अपने रूम में रेडी हो रहा था, उसके पास हर्ष था जो उसकी मदद कर रहा था। असिक भी अपने कमरे में तैयार हो रहा था, उसकी मदद के लिए समीर वहां पर था। साथ में दोनों कुछ बातें भी कर रहे थे। तभी समीर के फोन पर एक मैसेज आया जो उसने अश्विक को भी दिखाया, जिसे देखकर दोनों के चेहरे पर डेबली स्माइल आ गई। नीचे सारी तैयारियां हो चुकी थीं, सभी रेडी होकर अपने रूम से निकले। मीरा जी, रोशनी जी और रूही अश्विक के कमरे की तरफ बढ़ गए। वो तीनों अश्विक के कमरे में आई। अश्विक को देखकर मीरा जी की आंखें नम हो गईं। वो कब से सपना देख रही थीं कि अश्विक शादी कर ले, जो आज जाकर सच हो रहा था। वो चलकर अश्विक के पास आई और उसे मिरर के सामने बैठा दिया। उसके बाद उन्होंने उसके गले में एक माला पहना दी और माथे पर पगड़ी लगा दी। अश्विक दूल्हे के पूरे कपड़ों में बहुत हैंडसम लग रहा था। मीरा जी ने उसकी बलाएं ली और प्यार से उसके माथे को चूम लिया। मीरा जी, चल अब नीचे आ जा, तब तक मैं आरब को लेकर आती हूँ। बारात निकलने का समय हो गया है। अश्विक ने हाँ में गर्दन हिला दी। उसके बाद मीरा जी वहां से आरब के कमरे की तरफ चली गईं और रूही और रोशनी जी आरोही के कमरे की तरफ चली गई। उनके जाने के बाद असिक और समीर भी कुछ देर में नीचे चले गए। रूही और रोशनी जी आरोही के कमरे में आई, तब तक आरोही और माही तैयार हो चुकी थी। दोनों ही आज बहुत सुंदर लग रही थी दुल्हन के लिबास में। रूही चलकर आरोही के पास आई, उसकी आंखें नम हो चुकी थी। आरोही की आंखें नम हो गई थी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। फिर रूही ने अलग होकर आरोही के माथे को चूम लिया और अपनी आंखों से काजल निकालकर आरोही के कान के पीछे लगा दिया और उसके गालों पर प्यार से हाथ रखकर कहा, बहुत सुंदर लग रही हो। मैं और तुम्हारे भैया आज बहुत खुश हैं और अंकल आंटी भी आज तुम्हें इस तरह देखकर बहुत खुश होंगे। रोशनी जी भी माही के पास आई और उन्होंने भी माही के कान के पीछे काजल लगा दिया और उसकी बलाएं ली। रोशनी जी, मेरी दोनों ही गुड़ियां आज बहुत सुंदर लग रही हैं, किसी की नजर ना लगे तुम दोनों को। रोशनी जी की बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अश्विक और समीर चलते हुए कुछ बात कर रहे थे, जिससे इनका ध्यान सामने नहीं गया और समीर किसी औरत से टकरा गया, जिससे उस औरत के हाथ में रखी फूलों की टोकरी नीचे गिर गई। समीर, ओ आई एम सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था, कहते हुए वो उस औरत की मदद करने लगा। वो बार बार उसके चेहरे को देखना चाहता था, क्योंकि उस औरत ने घूंघट ले रखा था, जिससे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। फूलों को टोकरी में डालने के बाद वो औरत वहां से जाने लगी तो अश्विक ने कहा, रुको। अश्विक की आवाज़, वो औरत रुक गई। अश्विक उसके पास आया और उससे पूछा, तुम कौन हो? अश्विक के पूछने पर उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया तो अश्विक ने कहा, बताओ कौन हो तुम और ये घूंघट क्यों ले रखा है? वो औरत घबरा गई, वो कुछ बोल नहीं रही थी, जिससे अश्विक को उस पर शक हो रहा था। अभी अश्विक और कुछ कहता, तभी वहां एक आदमी आया और उसने कहा, माफ करना साहब, वो ये मेरे साथ है, हम यहाँ पर डेकोरेशन वालों की तरफ से आए हैं। अश्विक, तो ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? आदमी, साहब वो ये गूंगी है, बोल नहीं सकती। अश्विक, अच्छा ठीक है, जाओ अपना काम करो। आदमी, जी धन्यवाद साहब, कहते हुए वो आदमी उस औरत को अपने साथ ले गया। वो औरत बार बार पलटकर अश्विक की तरफ देख रही थी। थोड़ी देर में आरब, मीरा जी, विजय जी, रोशनी जी, अभय, रूही और तन्वी नीचे हॉल में अश्विक और समीर के पास आ गए। मीरा जी, चले, निकलने का समय हो गया है। आरब, पर मॉम, जब हमें यहीं आना है तो जाना क्यों? रोशनी जी, बेटा बारात लेकर आपको यहीं आसपास चक्कर लगाकर वापस आना है। आप क्या चाहते हो, बिना बारात के ही दुल्हन आपकी हो जाएगी? अरब, वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। मीरा जी ने अरब के सिर पर चपत लगाकर कहा, चुप कर पागल, ये शादी की बहुत जरूरी रस्म होती है, बिना बारात के दुल्हन नहीं ले जाते, समझा? अरब, ठीक है मॉम। उसके बाद सभी वहां से निकल गए। हॉल में सिर्फ रोशनी जी, विजय जी,
अभय और रूही ही थे। ऊपर कमरे में आरोही, माही और प्रिया बैठे बातें कर रहे थे। तभी एक औरत उनके कमरे में जूस लेकर आई। प्रिया ने जूस लेने से मना कर दिया। आरोही और माही ने ले लिया। उसके बाद वो औरत आरोही को एक नज़र देखकर वहां से चली गई। प्रिया, माही दी, आरोही दी, आप दोनों जूस पी लीजिए, वरना कमजोरी आ जाएगी। प्रिया के कहने पर माही और आरोही ने जूस पीना शुरू किया। अभी उन्होंने थोड़ा ही जूस पिया होगा कि तभी उन्हें बारात की आवाज आई, जिससे माही ने अपना गिलास टेबल पर रख दिया और खिड़की पर खड़ी होकर बारात को देखने लगी। माही, आरोही दी देखिए ना हमारी बारात। आरोही तो अपने ही ख्यालों में गुम थी। उसे माही की आवाज ही नहीं आई। माही आरोही के पास आई और उसने उसे हिलाकर पूछा, आरोही दी, आरोही दी। आरोही, माही के हिलाते ही आरोही होश में आई। हाँ, क्या हुआ माही? आप कहाँ खोए हुए हो? मैं कब से बुला रही हूँ आपको। आरोही, सॉरी, बताओ क्या हुआ। माही, चलिए देखिए बारात आ गई, कहते हुए माही आरोही का हाथ पकड़कर खिड़की पर ले आई। आरोही ने बाहर आकर देखा तो उसकी नज़र अश्विक पर गई। उसे देखकर आरोही खो गई। आज अश्विक सच में बहुत हैंडसम लग रहा था। नीचे अश्विक की भी अचानक से नज़र ऊपर खिड़की पर गई तो उसे आरोही दिखी। तभी उसे समीर ने बुला लिया, जिससे उसने समीर की तरफ देखा। उसने वापस जब खिड़की पर देखा तो वहाँ आरोही नहीं थी, पर आरोही की एक झलक देख कर ही अश्विक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इधर अश्विक वापस आरोही की तरफ देखता, उससे पहले ही माही ने आरोही को खिड़की के साइड में कर दिया, जिससे अश्विक को आरोही नहीं दिखी। नीचे रोशनी जी ने अश्विक और आरब को तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। उसके बाद सभी अंदर आ गए और सोफे पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने अश्विक और आरब को बुलाया। दोनों जाकर मंडप में बैठ गए। दोनों के लिए अलग अलग मंडप लगा था और पंडित भी अलग अलग थे। दोनों पंडित जी ने विवाह की रस्में शुरू की। ऊपर कमरों में आरोही की तबीयत खराब हो रही थी। अचानक से उसका सिर घूम रहा था। ऐसा ही हालत माही का भी था। प्रिया वहां से नीचे चली गई थी। तभी एक औरत उनके कमरे में आई और माही और आरोही की हालत देखकर कुटिलता से मुस्कुराई। उसने अपना घूंघट हटाया तो आरोही, जो हल्की बेहोशी में थी, उसने उस औरत का चेहरा देखा तो उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गईं। वो कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। माई तो पहले ही बेहोश हो चुकी थी। आरोही भी उस औरत को देखकर बेहोश हो गई। वो औरत आरोही के पास आई और उसने उसका चेहरा कसकर पकड़कर कहा, बहुत शौक है ना तुझे शादी करने का, लोगों का प्यार छीनने का, पर देख, अब मैं तेरा प्यार तुझसे छीन लूंगी। अगर अश्विक मेरा नहीं हुआ तो वो तेरा भी नहीं होगा। आज तेरा खेल खत्म, कहते हुए वो उठी और उसने अपने साथ आए गार्ड्स को इशारा किया। गार्ड्स अंदर आए और माई और आरोही को उठाकर वहां से बिना किसी की नजर में आए पीछे वाले रास्ते से बाहर ले गए। फिर वो लोग अपनी गाड़ी की तरफ आए और उन्होंने उन दोनों को गाड़ी में डाल दिया। साथ ही वो औरत भी आगे वाली सीट पर बैठ गई। उस औरत ने हाल को देखकर कहा, अब तुम्हें पता चलेगा असिक कि थप्पड़ मारना कितना भारी पड़ता है। चाहती तो मैं तुमसे शादी कर लेती, मुझे कोई नहीं रोकता, क्योंकि किसी को पता नहीं चलता, पर अब मुझे तुम्हारी बर्बादी चाहिए और उसके लिए सबसे पहले इसे मारना होगा। उस औरत ने गार्ड को इशारा कर चलने को कहा और उनकी गाड़ी वहां से चली गई। यहाँ हॉल में नीचे आरव और अश्विक पूजा कर रहे थे। अचानक से अश्विक को बेचैनी होने लगी। न जाने क्यों उसका दिल घबराने लगा। कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो बस सीढ़ियों की तरफ देख रहा था जहां से आरोही आएगी। पूजा के बाद पंडित जी ने कहा, अब कन्या को ले आइए। पंडित जी की बात पर अश्विक को सुकून मिला कि वो अब अपनी आरोही को देख पाएगा। अब बस उसे इंतजार था तो आरोही के आने का। रूही ने तन्वी और प्रिया से माई और आरोही को लाने के लिए कहा। दोनों से रिलाकर वहां से आरोही के कमरे की तरफ चली गईं। कमरे में पहुंचकर दोनों ने देखा कि वहां ना आरोही थी और ना ही माही थी। वो दोनों घबरा गईं। उन्होंने बाथरूम में चेक किया, वहां भी नहीं थी। बालकनी में हर जगह देखा, पर दोनों में से कोई नहीं मिली। अब उन दोनों को डर लग रहा था, नीचे जाकर क्या कहेंगी सबसे। कहाँ गई ये दोनों? तन्वी ने आरोही को फोन लगाया तो उसका फोन भी रूम में ही मिला। प्रिया ने माई को फोन मिलाया तो उसका भी फोन बेड के नीचे पड़ा मिला। काफी देर बाद जब प्रिया और तन्वी आरोही और माई को लेकर नहीं आई तो रूही और रोशनी जी ऊपर गईं। कमरे में पहुंचकर उन्होंने तन्वी और प्रिया से कहा, क्या हुआ, कहाँ रह गई तुम दोनों, और ये दोनों कहाँ हैं? नीचे सभी इंतजार कर रहे हैं, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है।
तन्वी, वो आंटी रोशनी जी, क्या हुआ बोलो प्रिया। प्रिया, वो आंटी आरोही दी और माही दी यहाँ नहीं है। प्रिया की बात सुनकर रूही और रोशनी जी चौंक गए। उन्होंने कहा, क्या रूही, ये तुम क्या कह रही हो? यहाँ नहीं है मतलब कहाँ है दोनों? तन्वी, पता नहीं भाभी, जब हम ऊपर आए तो कमरे में दोनों में से कोई भी नहीं था। हमने सब जगह देखा पर दोनों ही नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई हैं। तन्वी की बात सुनकर रूही और रोशनी जी को डर लगने लगा। रूही ने डरते हुए कहा, तू तुमने उनके फ़ोन पर कॉल किया? प्रिया, हाँ भाभी, हमने दोनों के फ़ोन पर कॉल किया, पर दोनों का ही फ़ोन यही रूम में है। प्रिया की बात सुनकर रोशनी जी धम से बेड पर बैठ गईं। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक कहाँ चली गई दोनों। रूही, आंटी आप संभालो खुद को। रोशनी जी, कैसे संभालूं, पता नहीं दोनों कहाँ हैं, कैसी हैं, किस हालत में होंगी। नीचे सभी इंतजार कर रहे हैं और यहाँ ये दोनों गायब हैं। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। दोनों एक साथ कैसे गायब हो सकती हैं? मुझे तो डर लग रहा है कहीं उन दोनों के साथ कुछ। रूही, आप सही कह रही हैं आंटी, मुझे भी अब डर लगने लगा है। तन्वी, भाभी, आंटी, आप दोनों प्लीज संभालिए खुद को। हमें अभी नीचे जाकर अश्विक और बाकी सभी को बताना होगा, तभी कुछ हो सकता है। अब यहाँ इस तरह से बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। रूही, हाँ तुम सही कह रही हो, नीचे चलते हैं। पता नहीं मेरी आरू और माही कैसी होंगे, बस दोनों जहाँ भी हों ठीक हो। उसके बाद चारों नीचे गईं। उन चारों को बिना आरोही और माही के देखकर अभय, हर्ष, समीर और विजय जी उनके पास आए। विजय जी, क्या बात है, आप चारों बिना आरोही और माही के आ गए? उन दोनों को क्यों नहीं लेकर आए? उन्हें लेकर आइए, मुहूर्त का समय निकल रहा है। तन्वी ने अपने आसपास देखा, फिर सभी को साइड में आने के लिए कहा। सभी को कुछ अजीब लग रहा था। सभी साइड में आए तो तन्वी ने उन्हें सब कुछ बताया, जिसे सुनकर वो चारों भी शौक हो गए। अब हम क्या करेंगे? पता नहीं वो दोनों कहाँ गई हैं, कैसी हैं। समीर, भैया ये समय बात करने का नहीं है, हमें उन्हें ढूंढना होगा। मैं अस्वी को बताने जा रहा हूँ। पर समीर, समीर, भैया बिना अस्वी के हम लोग उन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे और उन दोनों को पता होना चाहिए कि उनकी दुल्हन गायब है। सभी ने समीर की बात पर सिर हिलाया और समीर वहां से अस्विक के पास चला गया। समीर अस्विक के पास आया और उसके कान में उसने सब कुछ बताया, जिसे सुनकर अस्विक ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वो मंडप में से उठ खड़ा हुआ। अस्विक को इस तरह खड़ा होता हुआ देखकर आरब भी खड़ा हो गया। उसे कुछ अजीब लगा। वो अस्विक के पास आया। इधर अस्विक भी मंडप से बाहर आया। पीछे से पंडित जी ने कहा, बेटा इस तरह मंडप से नहीं उठते, अब शगुन होता है। अस्विक ने पंडित जी की बात को इग्नोर किया और सभी के पास पहुंचा। सभी के चेहरे लटके हुए थे। रोशनी जी और रूही का तो रो रो कर बुरा हाल था। तन्वी और प्रिया उन्हें संभाल रहे थे। अस्विक, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। अबे, पर तुम उन्हें कहाँ ढूंढोगे? पता नहीं वो दोनों कहाँ हैं, क्या हुआ है उनके साथ। अस्विक, मैंने कहा ना, आप चिंता मत कीजिए, मैं उन दोनों को मैं सुरक्षित वापस लेकर आऊँगा। मेरे ऊपर विश्वास रखिए। अभय ने हाँ में सिर हिलाया। उसके बाद अस्विक, समीर और आरब को इशारा कर जाने लगा। तभी हर्ष ने आगे आकर कहा, मैं भी साथ चलूँगा। अस्विक ने एक नज़र हर्ष को देखा, फिर हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद वो चारों वहां से निकल गए। इधर वो गाड़ी जिसमें आरोही और माही है, वो जंगल की तरफ बढ़ने लगी। जंगल के अंदर एक जगह जाकर गार्ड ने गाड़ी को रोक दिया। सामने देखा तो एक खंडर सा मकान था। गाड़ी रुकते ही औरत बाहर आई और गार्ड की मदद से आरोही और माही को बाहर निकाला। फिर उन्हें लेकर उस मकान के अंदर जाने लगी। गार्ड्स ने उन्हें ले जाकर हॉल के बीच में कुर्सी पर बांध दिया और बाहर आकर उस औरत से कहा, मैडम ये काम तो हो गया, अब क्या करना है? औरत, तुम लोग यहाँ बाहर ही खड़े हो जाओ जब तक वो नहीं आ जाते। गार्ड्स ने आमे सिर हिलाई और सब बाहर जाकर खड़े हो गए। वो औरत आरोही के पास आई और उसे नफरत से देखने लगी। उसका मन कर रहा था कि आरोही को अभी के अभी जान से मार दे, पर उसने खुद को कंट्रोल किया और अपने फोन से किसी को कॉल किया। अस्वी की गाड़ी सड़क पर दौड़े जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ढूंढे कहाँ वो आरोही को। आरब को समीर ने सब बता दिया, जिससे उसे भी माही और आरोही की टेंशन हो रही थी। आशिक बहुत गुस्से से गाड़ी चला रहा था। उसके गुस्से से सड़कों को डर लग रहा था। आरब, भाई हम उन्हें कैसे और कहाँ ढूंढेंगे, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। हर्ष, हाँ आरब बिल्कुल ठीक कह रहा है, ऐसे बिना जानकारी के हम कहाँ ढूंढेंगे उन्हें। हमें तो ये भी नहीं पता कि उनके साथ हुआ क्या है। मुझे लगता है कि हमें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए।
समीर, उसका कोई फायदा नहीं है। 24 घंटे से पहले पुलिस हमारी कंप्लेंट नहीं लिखेगी। आरब, उनका मोबाइल भी हॉल में ही था, वरना उनका मोबाइल ट्रेस करके उन तक पहुंच जाते। आरब की बात सुनकर अस्वी के दिमाग में कुछ आया और उसने गाड़ी तुरंत रोक दी। सब उसकी तरफ देखने लगे। खंडर में धीरे धीरे आरोही को होश आ रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। पहले तो उसे साफ दिखाई नहीं दिया। उसने वापस अपनी आंखें बंद करके खोली तो अनजानी जगह को देखकर डर गई। उसने इधर उधर नजर घुमाई तो उसे अपने साइड में माई भी कुर्सी पर बंधी हुई दिखी। अब आरोही को और डर लगने लगा। उसने माई को आवाज देकर उठाने की कोशिश की, पर माही नहीं उठी। ऐसे ही उसने 2-3 बार कोशिश की तो माई को भी हल्का हल्का होश आने लगा। उसने भी अपनी आंखें खोली तो वो भी जगह को देखकर डर गई। फिर अपनी साइड में आरोही को इस तरह देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। माही, आरोही दी, हम लोग कहाँ पर हैं? आरोही, माही देखो, पहले डरना बंद करो और खुद को शांत करो। हमें पता नहीं है कि हम कहाँ पर हैं। हमें सिर्फ इतना याद है कि कुछ लोगों ने हमारा किडनैप कर लिया है। माही आरोही की बात सुनकर और ज्यादा डर गई। क्या किडनैप? पर क्यों? आज तो हमारी शादी थी। वहां सब लोग कितने परेशान हो रहे होंगे। आरोही, माही, माही खुद को शांत रखो। इस समय हमें डरना नहीं है। हमें पता नहीं है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने हमें किडनैप किया, सिवाय एक के। और ना ही हमें वजह पता है। माही, वो एक कौन है दी? और हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है दी। आरोही को वो चेहरा याद आया जो उसने बेहोश होने से पहले देखा था, जिससे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अभी कुछ कहती तभी दरवाजे से आवाज आई, मैं हूँ। माही और आरोही ने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां से एक औरत अंदर की तरफ आ रही थी। उसे देखकर आरोही को गुस्सा आया और माही तो उसे पहचान ही नहीं पाई। माही, आप कौन है और आपने हमें क्यों किडनैप किया है? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? औरत, तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा, पर तुम्हारी दी ने मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा है। और मैं कौन हूँ ये तुम्हारी दी बहुत अच्छी तरह से जानती है। माही आरोही की तरफ देखकर बोली, दी, ये कौन है और इसका आपसे क्या लेना देना? औरत, उसे छोड़ो, मैं ही तुम्हें बता देती हूँ। मेरा नाम रिया मल्होत्रा है और मैं अस्वी की बिजनेस पार्टनर थी, जो अब इसकी वजह से नहीं रही। उसने आरोही की तरफ इशारा किया। माई, क्या मतलब है आपका? रिया गुस्से से, इसने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। इसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से आशिक ने मुझे इतना बेइज्जत किया, मुझे थप्पड़ मारा, सिर्फ इसकी वजह से। आरोही, वो सब तुम्हारे कारनामों की सजा थी जो आशिक जी ने तुम्हें दी। आरोही की बात सुनकर रिया को बहुत तेज गुस्सा आया। वो उसकी तरफ बढ़ी और उसने आरोही के बाल पीछे से मुट्ठी में भर लिए, जिससे आरोही की दर्द भरी आह निकल गई। रिया, मेरे कारनामों की सजा तो मुझे मिल गई, पर अब तुम्हें कौन बचाएगा? तुमने मुझसे अस्वी को छीना ना। अब देखो, अगर वो मेरा नहीं हुआ तो वो तुम्हारा भी नहीं होगा। रिया की बातों से आरोही को अंदर ही अंदर डर लग रहा था। फिर भी उसने हिम्मत करके कहा, देखो, तुम्हारी जो भी दुश्मनी है वो मुझसे है। तो फिर तुमने माई को क्यों किडनैप किया? उसे छोड़ दो, जाने दो उसे। रिया, सही कहा तुमने, मेरी दुश्मनी तुमसे ही है। माई से मुझे कोई मतलब नहीं है, पर अफसोस, इसे मैं नहीं छोड़ सकती, वरना ये बाहर जाकर अस्वी को सब कुछ बता देगी, जो मैं नहीं चाहती। आरोही, तो तुमने इसे किडनैप किया ही क्यों? रिया, ये तुम्हारे साथ ही उस रूम में थी। अगर मैं तुम्हें किडनैप करती तो ये देख लेती, इसलिए फिर इसे भी यहाँ ले आए। आरोही को रिया की बातों से गुस्सा आ रहा था। आरोही, देखो, तुम ये जो कुछ भी कर रही हो वो बिल्कुल सही नहीं है। तुम पछताओगी बाद में, देख लेना। अश्विक जी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। रिया, बेबी, मैं नहीं पछताऊंगी, क्योंकि किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ क्या हुआ। और रही बात अश्विक की, तो वो तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाएगा, तो छोड़ने की बात तो दूर की है। आरोही, देखो तुम। आरोही अभी कुछ कहती तभी पीछे से किसी की आवाज आई, जिससे रिया ने पलट कर देखा तो एक आदमी अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर अंदर आ रहा था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। जैसे जैसे वो करीब आ रहा था वैसे वैसे आरोही को डर लग रहा था। वो आदमी रिया के पास आकर खड़ा हो गया और उसे देखकर आरोही और माई की आंखें शौक से बड़ी हो गईं और उनके मुंह से निकला, आप? माई के मुंह से यह सुनकर आरोही ने उसकी तरफ देखा और कहा, माई, क्या तुम जानती हो इन्हें? रिया, डैड देखिए, मैंने अपना पूरा काम किया। आदमी, हाँ, मैं और माई मुझे जानती है। आखिर हमारी बहुत पुरानी पहचान जो है,
क्यों माही बेटा? अब आएगा मजा जब वो अश्विक तड़पेगा, गिड़गिड़ाएगा, मेरे पैरों में तुम्हारी जान की भीख मांगेगा और तब मैं उसे मारकर अपना बदला पूरा करूंगा। आरोही उस आदमी की बात सुनकर डर गई। आरोही, मिस्टर मल्होत्रा, आपकी हमसे क्या दुश्मनी है? मिस्टर मल्होत्रा, दुश्मनी तुम सबसे मेरी बरसों से है, जिसे मैं आज जड़ से खत्म कर दूंगा। आरोही को मिस्टर मल्होत्रा की बातें समझ नहीं आ रही थी। आखिर उनकी क्या दुश्मनी है अश्विक से, और माँ इन्हें कैसे जानती है? आरोही, कैसी दुश्मनी? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हम तो आपको जानते भी नहीं है। आरोही की बात पर मिस्टर मल्होत्रा हंसने लगे। मिस्टर मल्होत्रा, बिल्कुल सही कहा, तुम मुझे नहीं जानती, पर तुम्हारे माँ बाप तो मुझे जानते थे। अपने मम्मी पापा का जिक्र सुनकर वो हैरान रह गई। अब तो उसे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आरोही, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा आप कौन है और हमारे मम्मी पापा का आपसे क्या लेना देना? मिस्टर मल्होत्रा, माई बेटा, तुमने आरोही को कुछ नहीं बताया क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। मेरा नाम रंजीत मल्होत्रा है। मैं और अश्विक के पापा कॉलेज में अच्छे दोस्त थे, पर मुझे हमेशा से अश्विक के पापा मनोहर राजवंशी की शानो शौकत से चिढ़ होती थी। कॉलेज के बाद मैंने सोचा था कि मैं भी एक अच्छी जॉब करूंगा और मनोहर से भी बड़ा आदमी बन जाऊंगा। मैंने कई जगह जॉब के लिए ट्राई किया, पर मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिली, जिससे मुझे गुस्सा आने लगा। फिर मैंने मनोहर से बात करके उसके ऑफिस में जॉब करना शुरू कर दिया। तुम्हारे पापा भी मनोहर की कंपनी में काम करते थे। मैं और तुम्हारे पापा राजेश शर्मा काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे, पर तुम्हारे पापा काफ़ी ईमानदार थे। पर मुझे मनोहर की प्रॉपर्टी चाहिए थी। मुझे उनके नीचे काम नहीं करना था, इसलिए तुम्हारे पापा से मैंने एक दिन इस बारे में बात की, तो उन्होंने मेरे ऊपर खूब गुस्सा किया और मना कर दिया। मुझे कैसे भी मनोहर की प्रॉपर्टी, उसका रुतबा, उसकी शान सब कुछ चाहिए था, और ये तभी हो सकता था अगर मनोहर खुद सब कुछ मेरे नाम करे। मैंने सोच लिया था कि मैं सब कुछ हासिल करके रहूँगा, इसलिए मैंने अपने लॉयर से पेपर बनवाए और धोखे से उसके ऊपर मनोहर के साइन करवाने उसके केबिन में गया, तो वहाँ राजेश पहले से मौजूद था और मनोहर गुस्से से मेरी तरफ देख रहा था। एक बार तो मुझे लगा कि राजेश ने सब कुछ कहीं मनोहर को बता तो नहीं दिया। मैं डरते डरते उसके पास गया और पूछा, तो पता चला वो दोनों किसी दूसरी बात पर कुछ सीरियस डिस्कशन कर रहे थे। मैंने पेपर मनोहर के सामने रखे और उसे साइन करने के लिए कहा। मेरी किस्मत अच्छी थी उस दिन कि मनोहर पेपर बिना पढ़े ही साइन कर दिए थे। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुझे लगा कि मनोहर की सारी प्रॉपर्टी मेरी हो गई। काफ़ी दिनों से मनोहर काफ़ी परेशान दिख रहा था, क्योंकि उसकी कंपनी के प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो रहे थे, और वो सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि मैं उसे आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता था। मैं ही उसके दुश्मनों को उसकी प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता था, पर मनोहर को एक बार भी मेरे ऊपर शक नहीं हुआ। आखिर बहुत भरोसा था उसे मेरे ऊपर। काफ़ी दिनों बाद उसकी कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिला। उसी से रिलेटेड मीटिंग के लिए एक दिन मनोहर बाहर गया था। राजेश भी उसके साथ ही गया था। मैं मनोहर के केबिन में गया और उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड सारी जानकारियों को ढूंढने लगा। काफ़ी ढूंढने के बाद मेरे हाथ में प्रोजेक्ट फाइल लग गई थी। मैं उसे लेकर जाने लगा, तभी केबिन का दरवाज़ा खुला और मेरे सामने मनोहर गुस्से में खड़ा था। साथ ही राजेश भी खड़ा था। मनोहर ने मेरे हाथ में फाइल देख ली थी। उसने आगे बढ़कर मेरे गाल पर एक थप्पड़ मारा तो मैं नीचे गिर गया। वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं उससे माफ़ी मांग रहा था और वो गुस्से में आगे बढ़ रहा था। फिर मुझे भी गुस्सा आ गया, तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया, जिसे जानकर मनोहर को धक्का लगा। काफ़ी समय तक मनोहर सोफे पर बैठा रहा। फिर अचानक वो मेरे सामने खड़ा हुआ और मुझे मारने लगा। पर फिर मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने अपनी जेब से बंदूक निकालकर मनोहर की तरफ कर दी, जिससे राजेश और मनोहर दोनों डर गए। मनोहर को गुस्सा आया तो हमारे बीच में हाथापाई होने लगी और गोली मनोहर को लग गई। मेरे हाथ से बंदूक छूट गई। मैं उसे मारना नहीं चाहता था। राजेश भी शौक से वहीं खड़ा रहा। फिर गुस्से में वो मेरी तरफ आया और उसने मुझसे कहा कि मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूं, नहीं तो वो पुलिस को सब कुछ बता देगा, और ये मुझे मंजूर नहीं था। इसलिए मैंने राजेश को भी मार दिया और वहां से भागकर अंडरग्राउंड हो गया, ताकि कोई मुझे पकड़ ना सके। और वहीं से मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। थोड़े दिन सब सही चलता रहा, पर जब से अश्विक ने मनोहर का बिजनेस ज्वाइन किया है, तब से वो मेरे रास्ते में आ रहा है। जिस भी प्रोजेक्ट पर मेरी नज़र पड़ती है, मुझसे पहले उसे मिल जाता है। मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद था,
इसलिए मैंने अश्विक के साथ पार्टनरशिप में प्रोजेक्ट शुरू किया, पर वो भी मेरी इस नालायक बेटी की वजह से मेरे हाथ से निकल गया। अब मुझे कैसे भी अश्विक को मारना था ताकि वो मेरे रास्ते में ना आए। अश्विक के मिलने के बाद रिया उसके लिए पागल हो गई थी, इसलिए मेरे दिमाग में आया कि रिया की उससे शादी कर दी जाए। फिर शादी के बाद अश्विक की प्रॉपर्टी पर रिया का हक होगा और फिर हमारा बिजनेस और आगे बढ़ेगा। पर सिर्फ तुम्हारी वजह से आरोही, मेरा ये प्लान भी फेल हो गया। तुम उस अश्विक की कमजोरी हो, इसलिए तुम्हें किडनैप किया है ताकि तुम्हें मारकर मैं अश्विक को तड़पा सकूं और उस अश्विक को अपने रास्ते से हटा सकूं। आरोही तो सच जानकर सदमे में ही चली गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मतलब उसके मम्मी पापा का कार एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उनका मर्डर किया था। उसने खुद को संभाला और मिस्टर मल्होत्रा की तरफ देखकर पूछा, और माई, वो कैसे जानती है आपको मिस्टर मल्होत्रा? मिस्टर मल्होत्रा, मैं राजेश के साथ विजय के घर आता जाता रहता था, इसलिए माई मुझे जानती है। आरोही ने माई की तरफ देखकर कहा, और मम्मा, उन्हें क्या हुआ? वो कहाँ है? माई ने नम आंखों से सिर झुकाकर कहा, मैंने एक बार मम्मी पापा को बात करते हुए सुना था। वो कह रहे थे कि आंटी अंकल की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। सच जानकर आरोही और जोर से रोने लगी। इतना बड़ा सच जानकर उसे कोई होश नहीं था। माही का रो रो कर बुरा हाल था। मिस्टर मल्होत्रा, चलो अब बातें बहुत हो गई, अब एक्शन लेने की बारी है। तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, पर क्या करूं? मेरी बेटी तुम्हारी वजह से काफ़ी दुखी हुई है। रिया, तुम्हें जो करना है करो इसके साथ, मैं बाहर ही हूँ। ठीक है। रिया ने डेविल स्माइल के साथ मिस्टर मल्होत्रा को ओके कहा। फिर मिस्टर मल्होत्रा वहां से चले गए। उनके जाने के बाद रिया ने गार्ड्स को बुलाया और आरोही को पकड़कर माई से थोड़ा दूर ले गए। रिया ने आरोही की तरफ देखकर कहा, तुम्हारी वजह से मुझे मेरा प्यार नहीं मिला, पर अब तुम्हें भी वो नहीं मिलेगा। ऐसी हालत कर दूंगी, तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। फिर गार्ड्स की तरफ देखकर कहा, तुम लोगों को इसके साथ जो करना है करो, उसके बाद इसे मार देना। रिया की बात सुनकर आरोही और माही डर गईं। रिया वहां से चली गई। गार्ड्स आरोही की तरफ बढ़ने लगे, जिससे आरोही पीछे हटने की कोशिश करने लगी, पर कुर्सी उससे पीछे ही नहीं हो रही थी। माही खुद को खोलने की कोशिश करने लगी, पर उससे भी कुछ नहीं हो रहा था। वो बस रोते हुए ही आरोही को देख रही थी। आरोही, छोड़ो हमें, देखो हमें हाथ मत लगाना, वरना बहुत बुरा होगा, दूर रहो हमसे। आरोही की बात सुनकर गार्ड्स हंसने लगे। एक गार्ड ने आरोही की तरफ आकर उसके बाल पीछे से अपनी मुट्ठी में भरकर कहा, यहाँ हमारे साथ क्या बुरा होगा? बुरा तो तुम्हारे साथ होगा, और हमें तो मजा आएगा। सच, क्या खूबसूरती है रे। उस गार्ड की बात सुनकर आरोही को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम जैसे लोगों की वजह से ही लड़कियां कहीं भी सुरक्षित नहीं होती। तुम जैसे लोग अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए लड़कियों के साथ क्या कुछ नहीं करते हो। तुम लोगों को तो ऐसी मौत देनी चाहिए कि देखने वाले की रूह कांप उठे। आरोही की बातों को सुनकर गार्ड को गुस्सा आ गया। उस गार्ड ने आगे बढ़कर आरोही के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया, जिसे आरोही संभाल नहीं पाई और उसका मुंह एक तरफ झुक गया और उसके मुंह के कोने से खून निकलने लगा। गार्ड, ज्यादा बोल रही है, अभी खुद की हालत देख, फिर बात किया कर। खुद हमारे बीच फंसी है और बातें देखो बड़ी बड़ी। तेरी तो ऐसी हालत करेगी कि देखने वाले को खड़े खड़े मौत आ जाए। ए, पकड़ो रे इसे। उन गार्ड की आंखों में हवस नजर आ रही थी। वो गार्ड आगे आया, उसने आरोही का दुपट्टा उसे अलग कर दिया। वो 4 गार्ड से 3 गार्ड ने आरोही के हाथ पर पकड़ लिए और गंदी नजरों से आरोही को देखने लगे। एक गार्ड आरोही की तरफ उसे छूने के लिए बढ़ा। वो उसके करीब आ रहा था और आरोही को डर लग रहा था। उसने अपनी आंखें बंद करके मन में कहा, अश्विक जी प्लीज आ जाइए, हमें बचा लीजिए, वरना हम खुद मर जाएंगे। वो गार्ड आरोही के होठों की तरफ बढ़ रहा था। अभी वो उसके होठों को छू पाता, तभी किसी ने उसे जोरदार लात मारकर गिरा दिया। जब थोड़ी देर तक आरोही को कुछ महसूस नहीं हुआ, तो उसने अपनी आंखें खोली और देखा तो वो गार्ड नीचे जमीन पर पड़ा ऊपर देख रहा था। आरोही ने उसकी आंखों का पीछा करते हुए अपने सामने देखा तो अश्विक गुस्से में खड़ा उसे ही देख रहा था। समीर और हर्ष ने बाकी गार्ड्स को मार मार कर अधमरा कर दिया था। आरब माई को संभाल रहा था। अश्विक आरोही की तरफ बढ़ा और उसके हाथों की रस्सी को खोल दिया। आरोही आंखों में आंसू लिए अश्विक को देख रही थी। जब अश्विक ने आरोही के हाथ पैर खोल दिए तो आरोही खड़ी होकर झट से अश्विक के गले लगकर रोने लगी। अश्विक ने आरोही को अपनी बाहों में लेकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपने गुस्से को शांत करने लगा। अश्विक और आरोही एक दूसरे के गले लगे हुए
एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। तभी आरब और माई उन दोनों के पास आए। आशिक और आरोही अलग हुए। आशिक ने आरोही का चेहरा अपने हाथों में लेकर पूछा, तुम ठीक हो ना? आरोही ने भी नम आंखों से हाँ में गर्दन हिला दी। तो आशिक को शांति मिली। उसने आगे बढ़कर आरोही के माथे को चूम लिया और फिर उसे फिर से गले लगा लिया। माई आरोही के पास आई और उसने रोते हुए कहा, आरू दी। आरोही ने आशिक से अलग होकर माई की तरफ देखा। फिर दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। माई आरोही के गले लगकर रोने लगी। माई, आप ठीक हो ना? आरोही, माई हम ठीक हैं। तुम ठीक हो ना? माई, हाँ दी, मैं ठीक हूँ। आरब, भाई अब इनका, गार्ड की तरफ इशारा करके, क्या करना है? आशिक ने गुस्से से गार्ड की तरफ देखा, फिर आरोही की तरफ देखा। तभी उसकी नज़र आरोही के होंठों से निकल रहे खून पर गई और उसके गालों पर छपी उंगलियों के निशान पर। तो उसने अपनी मुट्ठी कस ली और दहाड़ते हुए उसने उस गार्ड के मुंह पर एक मुक्का मार दिया। वो गार्ड अश्विक का भार संभाल नहीं पाया और बेहोश हो गया, पर अश्विक नहीं रुका। वो उसे मारता रहा। समीर और आरब ने आगे आकर उसे उस गार्ड से अलग किया। तभी उन्हें पीछे से किसी के बोलने की आवाज़ आई। सबने उस तरफ देखा तो अश्विक के गार्ड ने मिस्टर मल्होत्रा और रिया को पकड़ रखा था। मिस्टर मल्होत्रा और रिया अश्विक को देखकर डर गए और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगे, पर उन गार्ड्स ने उन्हें मजबूती से पकड़ रखा था। अश्विक चलकर उनके पास आया। फिर उसने ऊपर से नीचे तक मिस्टर मल्होत्रा को देखा और एक जोरदार मुक्का उनके मुंह पर मार दिया, जिससे रिया चिल्लाई। तो अश्विक उसकी तरफ मुड़ा और गुस्से से लाल आंखों से रिया की तरफ देखने लगा। रिया अश्विक को देखकर डर गई और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। रिया, अश्विक देखो, यह सब मैंने नहीं किया। यह मेरा प्लान नहीं था। मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। अश्विक ने कोई जवाब नहीं दिया। वो रिया की तरफ बढ़ने लगा। रिया को अश्विक से डर लग रहा था, पर वो खुद को गार्ड से छुड़ा नहीं पा रही थी। अश्विक रिया को देखकर रुक गया। उसने गार्ड को इशारा किया तो गार्ड्स उसका इशारा समझ रिया, मिस्टर मल्होत्रा और उनके गार्ड्स, जिन्होंने आरोही के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, उनको उठाकर ले गए। अश्विक ने अपनी आंखें बंद की और खुद को शांत करने लगा। उसने अपनी आंखें खोली और आरोही की तरफ मुड़ा, जो अश्विक से डरकर माई से चिपक कर खड़ी थी। अश्विक को आरोही को ऐसे देखकर दिल में दर्द हुआ। उसने आरब, समीर और हर्ष को इशारा किया तो वो लोग हाँ में सिर हिलाकर माई को लेकर वहां से चले गए। अब वहां सिर्फ अश्विक और आरोही ही थे। आरोही अपनी नजरें नीचे करके जमीन को देख रही थी और अश्विक उसे। वो चलकर आरोही के पास आया और उसका हाथ पकड़कर खींच लिया, जिससे आरोही उसके सीने से लग गई। अश्विक ने उसे बाहों में भर लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। आरोही भी अपनी आंखें बंद करके अश्विक को महसूस करने लगी। अब उसे कोई डर नहीं था, क्योंकि वो उस जगह थी जहाँ उसे सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस होता है, अश्विक की बाहों में। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही रहे। अश्विक के फोन से दोनों होश में आए। अश्विक ने उसे खुद से अलग किया, पर उसका हाथ नहीं छोड़ा और अपने पॉकेट से फोन निकाला तो देखा अभय का फोन था। अश्विक ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, अभय। हेलो अश्विक, कहाँ हो तुम? आरू और माई का कुछ पता चला? वो दोनों ठीक तो है ना? बताओ। अश्विक, जी, आरोही का पता चल गया है। वो मेरे साथ ही है। हम अभी निकल रहे हैं वहाँ के लिए, और माही आरब, समीर और हर्ष के साथ आ रही है। वो पहुँचते ही होंगे। अबे ठीक है, तुम जल्दी आ जाओ। अश्विक हाँ बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और फोन को वापस अपनी पॉकेट में रख लिया। फिर वो आरोही को देखने लगा, जगह जगह उसे चेक करने लगा कि कहीं और तो उसे चोट नहीं लगी ना। आरोही को अश्विक का ऐसा करना समझ नहीं आया तो उसने अश्विक से कहा, सर आप क्या कर रहे हैं? अश्विक, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें कहीं और चोट नहीं लगी है ना? आरोही, नहीं सर, हमें और कहीं चोट नहीं लगी, हम ठीक हैं। चलिए चलते हैं, वहाँ सब परेशान हो रहे होंगे। कहते हुए आरोही चलने लगी, पर उसका हाथ तो अश्विक ने पकड़ रखा था, जिससे उसके कदम रुक गए। उसने अश्विक की तरफ देखा, फिर अपने हाथ की तरफ, तो उसने अश्विक से कहा, क्या हुआ सर, चलिए ना। अश्विक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे देखता रहा और उसने उसका हाथ जो पहले से उसने पकड़ रखा था उसे खींच लिया, जिससे आरोही उसके करीब आ गई। अश्विक ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर कहा, अभी भी नाराज हो मुझसे? हाँ बोलो। आरोही ने अश्विक की बात सुनकर अपना सिर झुका लिया। अश्विक ने उसका झुका हुआ सिर देखा तो उसका हाथ छोड़कर उससे दूर हो गया। आरोही ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो अश्विक ने कहा, तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया है ना?
कोई बात नहीं, तुम्हारा जब मन करे तब तुम मुझे माफ़ कर देना, पर तुम्हें यह ज़बरदस्ती वाली शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरी वजह से इस ज़बरदस्ती की शादी को निभाना पड़े। ऐसी शादी को निभाना पड़े जिसके लिए तुम्हारा दिल राज़ी नहीं है। मैं वहाँ पहुँचकर सभी से माफ़ी माँग लूँगा और बोल दूँगा कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। फिर तुम आज़ाद हो मुझसे। मैं तुमसे कभी नहीं मिलूँगा और ना ही अब तुम्हें परेशान करूँगा। ठीक है चलो, कहते हुए अश्विक आगे बढ़ गया, पर आरोही वहीं अपनी जगह पर सदमे में खड़ी रह गई। उसे तो यकीन ही नहीं हुआ कि अभी अभी अश्विक ने उससे क्या कहा। क्या वो छोड़ देगा उसे, कभी नहीं मिलेगा? कोई शादी को भी तोड़ देगा? नहीं नहीं, ऐसा हम होने नहीं देंगे। हम अश्विक जी से बहुत प्यार करते हैं, हम उनके बिना नहीं रह सकते। अगर उन्होंने हमें छोड़ दिया तो हम मर जाएंगे। नहीं नहीं, हम उन्हें ऐसा कुछ नहीं करने देंगे। कहते हुए आरोही पलटी तो उसने देखा अश्विक गेट के बाहर जा रहा है। उसने जोर लगाकर अश्विक को पुकारा, आरोही, अश्विक जी। आरोही के मुंह से इतने दिनों बाद अपना नाम सुनकर अश्विक के कदम रुक गए और उसकी आंखें बंद हो गईं। वो पीछे नहीं मुड़ा, ऐसे ही खड़ा रहा। आरोही चलकर उसके पास आई और उसने अश्विक का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ घुमाया तो देखा अश्विक ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। उसे देखकर आरोही की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो झट से अश्विक के गले लग गई और उसे कस के अपनी बाहों में भर लिया। आरोही उसके गले लगे हुए ही बोली, प्लीज प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए, हम आपके बिना नहीं रह सकते। अगर आपने हमें छोड़ दिया तो हमारा क्या होगा? हम तो मर जाएंगे। प्लीज अश्विक जी, हमें छोड़कर मत जाइए। कहते हुए वो उससे अलग हुई। उसने अश्विक का चेहरा अपने हाथों में भरा और उसके माथे से अपना माथा लगाकर कहा, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपके बिना नहीं रह सकते, हम ये शादी करना चाहते हैं। आप हमारी मर्जी के बिना यह शादी नहीं तोड़ सकते। आरोही की बात सुनकर अश्विक ने अपनी आंखें खोली और उसका चेहरा अपने हाथ में लेकर कहा, पर मैं तो वही कर रहा था जो तुम चाहती थी। तुम्ही ने तो कहा था ना कि तुम इस शादी से मना नहीं कर सकती, क्योंकि सभी बड़ों का यही फैसला है। इसलिए मैं तुम्हारे रास्ते आसान कर रहा था। अब तुम हमेशा खुश रहना। आरोही ने अपनी आंखें खोलकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं नहीं, हमें नहीं रहना खुश, हम आपके साथ ही रहना चाहते हैं जिंदगी भर। प्लीज हमें खुद से अलग मत कीजिए। हमने वो सब तो गुस्से में कह दिया, हमारा ऐसा कोई मतलब नहीं था, हम सच कह रहे हैं। अश्विक, इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? अश्विक की बातों पर आरोही चुप हो गई और कुछ देर बाद उसने आगे बढ़कर अश्विक का माथा चूम लिया, जिससे अश्विक की आंखें बंद हो गईं। आरोही, हाँ, हमने आपको माफ कर दिया। हम आपसे ज्यादा खुद से नाराज थे कि हमने क्यों आपको सच नहीं बताया, क्यों आपसे झूठ बोला। अगर हम उस समय जब हमने आपको अपने दिल की बात कही थी तभी अगर हम आपको सब कुछ बता देते तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। हमें माफ कर दीजिए। कहते हुए आरोही ने अपना सिर झुका लिया। अश्विक ने आरोही के चेहरा ऊपर करके उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम क्यों माफी मांग रही हो? गलती तो मेरी थी जो मैंने तुम पर गुस्सा किया, तुम्हें गलत समझा, तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं किया, हमारे प्यार पर उंगली उठाई। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई प्रॉमिस, आगे से कभी तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं करूंगा, कभी तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ूंगा। बस तुम कभी मुझे छोड़कर मत जाना, वरना मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा। आरोही, हम आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, वादा करते हैं आपसे। आशिक ने आरोही का माथा चूमा और कहा, आई लव यू जान। आरोही, आई लव यू टू अश्विक जी। कहते हुए दोनों ने फिर से एक दूसरे को गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद आरोही ने कहा, अश्विक जी। अश्विक, हाँ। आरोही, हमें लगता है हमें अब चलना चाहिए, वहाँ सभी हमारे लिए परेशान हो रहे होंगे। आरोही की बात सुनकर अश्विक ने उसे खुद से अलग किया और फिर उसका हाथ पकड़ उसे ले जाने लगा। वो दोनों वहां से बाहर आए। फिर अश्विक ने आरोही को कार की फ्रंट सीट की ओर बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। फिर वो दोनों वहां से निकल गए। हाल में सभी बैठे उन सभी के आने का इंतजार कर रहे थे। अभय ने सभी को बता दिया था कि अश्विक को आरोही मिल गई है और बिल्कुल ठीक है और माही आरब के साथ अभी पहुंचती होगी। हॉल के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी आवाज से सभी हॉल के गेट की तरफ आए तो देखा उसमें से आरब माही को लेकर उतर रहा था और दूसरी तरफ से हर्ष और समीर भी निकल रहे थे। माई को देखकर रोशनी जी की आंखों में आंसू आ गए। माई ने भी जब सभी को देखा तो वो भी रोने लगी और दौड़ते हुए रोशनी जी के गले लग गई। रूही, आरब, आरू कैसी है? वो ठीक तो है ना? कहाँ थी वो? हुआ क्या था?
अबे, हाँ आरब बताओ, क्या हुआ था? अचानक से ये दोनों कहाँ चली गई थी? आरब ने सभी की तरफ देखा। अब तक माही अपने आप को संभाल चुकी थी। वो आरब रोशनी जी से अलग हुई और सभी को देखकर उनसे कहा, पहले अंदर चलें? अंदर चलकर बताती हूँ। सभी ने हाँ में सिर हिलाया। फिर माही को लेकर सभी अंदर आए और सोफे पर बैठ गए। माही ने कहना शुरू किया, वो जब हम अपने कमरे में थे तब, कहते हुए माही ने उन्हें सब कुछ बता दिया, जो वहां हुआ और किसने किया। रिया और मिस्टर मल्होत्रा ने यह सब किया था। यह सुनकर मीरा जी को यकीन नहीं हुआ। अभय और विजय जी भी शौक हो गए थे ये सब जानकर, पर यह जानकर उन्हें तसल्ली हुई कि असिक वहां पर सही समय पर पहुंच गया था और कोई अनहोनी नहीं हुई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मीरा जी, मुझे नहीं पता था कि वो लड़की रिया ऐसी निकलेगी, वरना मैं कभी उसकी और असिक की शादी की बात नहीं चलाती। रोशनी जी, भाभी जी, अब किसी इंसान की शक्ल पर तो नहीं लिखा होता है ना कि वो इंसान कैसा है। जरूरी तो नहीं कि हम अच्छे हैं तो सामने वाला भी अच्छा हो। वो तो अच्छा हुआ कि आरोही के कुछ नहीं हुआ। वह, हाँ, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि अंकल का मर्डर किया था। हमें तो यही बताया गया था कि उनका एक्सीडेंट हुआ है और यही हमने आरोही को बताया। विजय जी, मुझे भी नहीं लगा था कि अतीत इस तरह से हम सभी के सामने आएगा, पर अच्छा है कि अब सब कुछ ठीक है। हर्ष, हाँ पापा, हम सभी वहां पर सही समय पर पहुंच गए थे। अब पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि तुम सभी वहां पहुंचे कैसे, क्योंकि हम में से किसी को भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हुआ है। और आरोही और माई को कहाँ ढूंढे, ये भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर तुम लोगों ने कैसे ढूंढ लिया इन्हें? अभय की बात सुनकर हर्ष, आरब और समीर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तो समीर ने कहा, मैं बताता हूँ वो क्या हुआ। कि हम यहाँ से निकले थे भाभी को और माई को ढूंढने। तब हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जाएं, कहाँ ढूंढें इन्हें, क्योंकि कोई भी क्लू नहीं था हमारे पास। तभी आरब ने एक बात कही कि अगर आरोही का फोन हमारे पास होता तो हम उसे ट्रैक करके उसके पास पहुंच जाते। उसी समय मेरे और असिक के दिमाग में एक बात आई थी। फ्लैशबैक। असिक ने आरब की बात सुनकर अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाया तो सभी उसकी तरफ देखने लगे। हर्ष, क्या हुआ? तुमने अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? असिक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने समीर की तरफ देखा तो कुछ सोचकर दोनों की आंखों में चमक आ गई। और फिर असिक ने अपना मोबाइल निकाला, उसमें कुछ करने लगा। थोड़ी देर में आरोही की लोकेशन उसके फोन पर थी, जिसे देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। आरब और हर्ष को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन दोनों को हुआ क्या है और फोन पर ऐसा क्या देख रहे हैं ये दोनों। आरब, भाई क्या हुआ, हमें भी बताओ ना। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपने गाड़ी क्यों रोकी? जल्दी चलिए, पता नहीं वो लोग किस मुसीबत में होंगे। आशिक, चिंता मत कर छोटे, मुझे उनकी लोकेशन मिल गई है। आरब और हर्ष, क्या? हर्ष, पर कैसे? क्या किया तुमने? समीर, मैं बताता हूँ। मुझे और रस्सी को पहले से ही अंदाजा था कि ऐसा ही कुछ होगा, पर यह नहीं पता था कि वो आज ही करेंगे। आरब, क्या कुछ होगा और क्या करेंगे? समीर, छोटे, तुम्हारी भाभी और होने वाली पत्नी का किडनैप हुआ है। हर्ष और आरब, क्या? पर क्यों, कैसे और कब? आशिक, अब क्यों, कब, कैसे, वो सब छोड़ो, फिलहाल इतना जान लो कि आरोही ने जो घड़ी अपने हाथ में पहन रखी है उसमें जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है, जो मैंने ही लगाया था। पर आज शादी की भगदौड़ में मैं उसे भूल गया था। तेरी बात से मुझे याद आया कि मैंने उसकी घड़ी में ट्रैकर लगाया था, जिससे हम उसकी जगह ट्रैक कर सकते हैं। हर्ष, तो फिर देर किस बात की, चलो चलते हैं। आशिक ने हामी से रिलाया और कार वापस स्टार्ट करके लोकेशन को देखकर उसी दिशा में जाने लगा। थोड़ी देर में उन लोगों की गाड़ी उस जगह पर थी जहां पर आरोही और माही को रखा गया था। वो लोग उतरे और उन्होंने देखा कि बाहर दो गार्ड्स खड़े हैं और गार्डन में रिया और मिस्टर मल्होत्रा एक दूसरे से कुछ बात कर रहे हैं। हर्ष और समीर सावधानी से उन गार्ड्स की तरफ गए, बिना उनकी नजर में आए, और चुपके से उनके मुंह पर हाथ रखकर उन्हें दीवार के पीछे घसीट लिया, जिससे रिया और मिस्टर मल्होत्रा को कोई शक नहीं हुआ। हर्ष और समीर उन्हें निपटाकर उन्होंने अश्विक के गार्ड्स को इशारा किया, तो उन दोनों का इशारा समझकर दो गार्ड्स आकर उन दोनों गार्ड्स की जगह खड़े हो गए। इधर रिया और मिस्टर मल्होत्रा अपनी बातों में मगन थे और उसी का फायदा उठाकर अश्विक, आरब, समीर और हर्ष चुपके से आरोही और माही की तरफ अंदर चले गए। मिस्टर मल्होत्रा का ध्यान थोड़ी देर के लिए बातों से हटा तो उन्हें कोई अंदर जाता देखा। वो रिया को छोड़कर अंदर जाने लगे,
तभी अश्विक के गार्ड ने आकर उन्हें घेर लिया। वो दोनों तो डर गए। मिस्टर मल्होत्रा, कौन हो तुम सब? गार्ड, अभी पता चल जाएगा, ले चलो इन्हें बॉस के पास। कहते हुए दोनों को पकड़ लिया और दोनों खुद को छुड़ाते रह गए। अंदर अश्विक ने देखा कि माई एक तरफ बंधी हुई है और आरोही के साथ कुछ गार्ड्स बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर अश्विक की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उसने आरोही के पास आकर उस गार्ड को एक लात मारकर आरोही से दूर कर दिया, जो आरोही के करीब जा रहा था। आरब माही की तरफ बढ़ा और उसे खोलने लगा। माही आरब को देखकर रोने लगी। फ्लैशबैक एंड। समीर, और इससे आगे तो माही ने आप सभी को बता ही दिया है। अब अच्छा हुआ अश्विक को पहले से ही इस सब का अंदाजा हो गया। समीर, हाँ विजय जी, चलो तुम सभी आराम कर लो, थोड़ी देर फिर वापस नीचे आ जाना। आरब, वापस क्यों? रोशनी जी, क्यों, शादी नहीं करनी है क्या? माही, पर मम्मा अब शादी कैसे हो सकती है, देखो कितना समय बीत गया। मीरा जी, बेटा आज का दिन बहुत शुभ है, पंडित जी ने कहा है कि आज पूरे दिन का मुहूर्त है, तो कभी भी शादी कर सकते हैं, इसलिए हम सभी चाहते हैं कि तुम चारों की शादी आज ही हो जाए। मीरा जी की बात सुनकर चारों खुश हो गए। उसके बाद सभी अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। समीर अपने कमरे में जाने लगा तो उसे तन्वी की आवाज आई। उसने मुड़कर तन्वी की तरफ देखा तो तन्वी ने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम ठीक हो ना, कहीं लगी तो नहीं? कहकर वो इधर उधर देखने लगी। उसकी समीर से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तन्वी उसकी फिक्र करती है, ये जानकर समीर खुश हो गया। उसने हल्की स्माइल के साथ तन्वी से कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा पति ठीक है, अश्विक के रहते मुझे कुछ नहीं हो सकता है। पति सुनकर तन्वी ने उसकी तरफ देखा, फिर अपनी नजर झुका ली और आमे से हिलाकर वो वहां से चली गई। समीर भी उसे देखते हुए अपने बालों में हाथ फेरता हुआ वहां से अपने कमरे में चला गया। दोनों इस बात से अनजान थे कि मीरा जी ने उनकी बातें सुन ली थी और समीर और तन्वी पति पत्नी है जानकर उन्हें खुशी भी हुई और साथ ही शौक भी लगा। वो कुछ सोचकर अपने कमरे में चली गई। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।